क्या हो अगर कोई अपनी ही पत्नी को गोली मारे, खुद पुलिस बुलाए और कोर्ट में खड़े होकर कहे, हाँ मैंने गोली मारी है, अब साबित करके दिखाओ। क्या हो अगर कानून, सबूत और पुलिस सब एक जीनियस के दिमाग के सामने घुटने टेक दे। जरा सोचिए, लॉस एंजलिस में एक बेहद अमीर और जीनियस एरोनॉटिकल इंजीनियर रहता है, टेड क्रॉफर्ड। वो इतना काबिल है कि प्लेन के ढांचे में वो बारीक दरारें भी देख लेता है जिन्हें बड़ी बड़ी मशीनें नहीं पकड़ पाती। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि सबसे बड़ी दरार तो उसकी अपनी शादी में है। उसकी खूबसूरत पत्नी जेनिफर का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इस सिचुएशन में कोई भी आम आदमी टूट कर बिखर जाएगा, चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा। लेकिन टेड कॉफरेड आम नहीं है। वो टूटता नहीं, वो एक प्लान बनाता है। एक ऐसा प्लान जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। कहानी शुरू होती है टेड क्रॉफर्ड के शानदार घर से। बाहर से ये घर जितना मॉडर्न और परफेक्ट है, अंदर उतनी ही बर्फीली खामोशी है। टेड को पता चल चुका है कि उसकी पत्नी जेनिफर उसे धोखा दे रही है, और वो भी एक पुलिस डिटेक्टिव रॉब नुलानी के साथ। टेड कई दिन तक अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर नजर रखता है। वो भेष बदलकर उन्हें होटल के पुल पर देखता है और उनके रिश्ते के सबूत अपनी आंखों से कंफर्म करता है। उसके चेहरे पर गुस्सा या दुख नहीं, बस एक अजीब सी ठंडक है। वो जान चुका है कि उसे अब क्या करना है। एक शाम जेनिफर घर लौटती है और टेड को अपना इंतजार करते हुए पाती है। हवा में एक अजीब सा तनाव घुला हुआ है। टेड कोई बहस नहीं करता, कोई सवाल नहीं पूछता। उसकी यही डरावनी खामोशी जेनिफर को अंदर तक कपा देती है। इससे पहले कि जेनिफर कुछ समझ पाए, टेड अपनी बंदूक निकालता है और बिना पलक झपकाए उसके सिर में गोली मार देता है। जेनिफर फर्श पर गिर जाती है, लेकिन मरती नहीं, कोमा में चली जाती है। और यहीं से टेड का दिमागी खेल शुरू होता है। वो क्राइम सीन से छेड़छाड़ नहीं करता, बल्कि उसे अपने हिसाब से बदलता है। वो कांच पर लगे खून के छींटे साफ करता है, फर्श पोंछता है और फिर ऐसे नहाने चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद वो खुद पुलिस को फोन करता है और बड़े आराम से कहता है, मैंने अपनी पत्नी को गोली मार दी है। टेड का हर कदम इतना नपातुला और शांत है कि यकीन करना मुश्किल है कि ये एक कातिल है, न कि कोई शतरंज का खिलाड़ी जो अपनी अगली चाल सोच रहा हो। जब पुलिस टेड के घर पहुंचती है तो उस टीम में डिटेक्टिव रॉब नुनाली भी रहता है, वही आदमी जिसका जेनिफर के साथ अफेयर था। टेड ने जानबूझकर उसे इस जाल में खींचा था। जैसे ही नुनाली घर में घुसता है, टेड शांति से अपना जुर्म कबूल कर लेता है। जब नुनाली को एहसास होता है कि जमीन पर खून में लथपथ पड़ी औरत उसकी प्रेमिका जेनिफर है, तो उसका खून खौल उठता है। टेड उसे उकसाता है, उसके मर्दानगी को चैलेंज करता है। गुस्से में अंधा होकर नुनाली टेड पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। बाकी पुलिस वाले उसे खींचकर अलग करते हैं और टेड को गिरफ्तार कर लेते हैं। टेड जरा भी विरोध नहीं करता। पुलिस स्टेशन में वो बिना किसी जानकारी के एक फुल कन्फेशन पर साइन कर देता है। पहली नजर में ये पुलिस के लिए एक ओपन एंड शट केस लगता है। एक कातिल, एक जुर्म और एक कबूलनामा। इससे आसान केस भला और क्या होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये गिरफ्तारी नहीं, बल्कि टेड के बिसात की पहली चाल थी। नुनाली का गुस्से में हमला करना टेड की पहली जीत थी। अब सीन में आता है विली बीचम। विली एक नौजवान, स्मार्ट और हद से ज्यादा एम्बिशियस असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, जिसका रिकॉर्ड कमाल का है, 97% कन्विक्शन रेट। विली अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर एक प्राइवेट लॉ फर्म ज्वाइन करने वाला है, जहां पैसा और शोहरत दोनों उसका इंतजार कर रहे हैं।
वो बस इस आखिरी केस को निपटा कर निकलना चाहता है। उसके बॉस उसे जाने से पहले यही केस सौंपते हैं, टेड कॉफरेड का केस। विली को लगता है कि ये केस तो लॉटरी लगने जैसा है। एक अमीर आदमी की पत्नी को गोली मारी और जुर्म भी कबूल कर लिया। विली को यकीन है कि वो इस केस को चुटकियों में निपटा देगा और एक और जीत के साथ स्टाइल में अपनी नौकरी को अलविदा कहेगा। वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट है कि केस की फाइल को ठीक से देखने की जहमत भी नहीं उठाता। उसका ध्यान तो अपनी होने वाली बॉस और गर्लफ्रेंड निकी के साथ कामयाबी का जश्न मनाने पर है। विली का यही घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था और ये बात टेड पहले ही भाप चुका था। विली बीचम जब पहली बार जेल में टेड से मिलने जाता है तो उसे अपनी जिंदगी का पहला बड़ा झटका लगता है। टेड, जो अब तक एक सीधा साधा अपराधी लग रहा था, एक शातिर और खतरनाक मैनिपुलेटर बनकर सामने आता है। वो विली के घमंड पर चोट करता है और उसे बताता है कि उसने विली के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। टेड उसे विडर कहकर चिढ़ाता है और कहता है, हर किसी में कोई ना कोई कमजोरी, कोई ना कोई फ्रैक्चर होता है और मुझे बस वही ढूंढना है। इस मुलाकात के बाद विली थोड़ा बेचैन हो जाता है, पर उसे अब भी लगता है कि जीत तो उसी की होगी। कोर्ट में पहली पेशी होती है। जज पूछते हैं कि टेड का वकील कौन है। टेड पूरे आत्मविश्वास से कहता है, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा, और फिर वो अपना पहला पासा फेंकता है। वो कोर्ट में नॉट गिल्टी यानी निर्दोष होने की दलील देता है। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह जाता है। एक आदमी जिसने पुलिस के सामने जुर्म कबूला, कन्फेशन पर साइन किया, वो अब खुद को बेगुनाह बता रहा है। विली को लगता है कि ये टेड की कोई बचकानी चाल है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। यहाँ तक की कहानी देखकर आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये टेड कॉफरेड करना क्या चाहता है। एक तरफ कबूलनामा, दूसरी तरफ खुद को निर्दोष बताना। क्या ये आदमी पागल है या पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? अगर आपको ऐसे ही मजेदार और दिमागी उलझन वाली मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी कहानियां लाते रहें। विली का कॉन्फिडेंस अब भी बना हुआ था। उसे लगा, टेड कोर्ट में कुछ भी कहे, मेरे पास उसका साइन किया हुआ कबूलनामा तो है, जो उसे सलाखों के पीछे भेजने के लिए काफी है। लेकिन तभी केस में दूसरा और सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। फोरेंसिक लैब के रिपोर्ट आती है और विली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक क्राइम सीन पर मिली टेड की बंदूक से गोली नहीं चली थी और वहां मिले गोली के खोल भी उस बंदूक से मैच नहीं करते। इसका सीधा मतलब था, पुलिस के पास मर्डर वेपन है ही नहीं। जिस बंदूक को वो सबसे बड़ा सबूत मान रहे थे, वो तो बेकार निकली। अब विली के पास टेड के खिलाफ कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था। उसका पूरा केस सिर्फ उस कन्फेशन पर टिका था जो टेड ने डिटेक्टिव नुनाली के सामने दिया था, और यही टेड ने अपना तुरुप का इक्का निकाला। कोर्ट में टेड यह साबित कर देता है कि डिटेक्टिव नुनाली का उसकी पत्नी के साथ अफेयर था और गिरफ्तारी के वक्त नुनाली ने उस पर हमला भी किया था। इस आधार पर जज टेड के कन्फेशन को फ्रूट ऑफ द पॉइजनस ट्री यानी जहरीले पेड़ का फल वाले सिद्धांत के तहत सबूत मानने से इनकार कर देती है। इस कानूनी सिद्धांत का मतलब है कि अगर कोई सबूत गैर कानूनी तरीके से हासिल किया गया हो तो वो कोर्ट में मान्य नहीं होता। चूंकि कन्फेशन एक ऐसे ऑफिसर के सामने लिया गया था जो खुद इस केस से जुड़ा था और जिसने आरोपी पर हमला किया था, इसीलिए अब उस कबूलनामे की कोई कीमत नहीं थी। अब विली बीचम पूरी तरह से फंस चुका था।
उसके हाथ में एक ऐसा केस था जिसमें ना कोई मर्डर वेपन था, ना कोई गवाह और न ही कोई कबूलनामा। उसका 97% का शानदार रिकॉर्ड, प्राइवेट फॉर्म की बड़ी नौकरी, सब कुछ दांव पर लग गया था। जिस केस को वो एक दिन का मेहमान समझ रहा था, वो अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका था। अब विली बीचम के पास कुछ भी नहीं बचता। मामला उसकी मुट्ठी से रेत की तरफ फिसल जाता है। जज के पास टेड क्रॉफर्ड को नॉट गिल्टी यानी बाइज्जत बरी करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। क्रॉफर्ड एक जीत चुके खिलाड़ी की तरह अदालत से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर वही चालाक, आत्मसंतुष्ट मुस्कान होती है। वही दूसरी तरफ विली बीचम, जो अब तक 97% सजा दिलाने का रिकॉर्ड रखता था, अपनी जिंदगी का आसान समझा जाने वाला केस हार जाता है और इस हार की कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ती है। जिस बड़ी कॉर्पोरेट लॉ फर्म में उसे मोटी तनख्वाह वाली नौकरी मिलने वाली थी, वह ऑफर उसके हाथ से निकल जाता है। उसका सारा दिखावा, सारा घमंड एक ही पल में चकनाचूर हो जाता है। लेकिन इस केस का सबसे दर्दनाक अंजाम डिटेक्टिव ननैली के हिस्से आता है। जिस आदमी ने उसकी प्रेमिका को इस हाल में पहुंचाया, उसे आजाद घूमते देखना और अदालत में अपनी ही साख को दागदार होते देखना, यह सब वह सहन नहीं कर पाता। इस हार के बाद ननैली खुद को संभाल नहीं पाता। टूटे हुए मन और अपराध बोध के बोझ तले दबकर वो अपने ही सर्विस गन से खुद को गोली मारकर अपनी जान दे देता है। अब विली बीचम के सामने दो जिंदगियां तबाह पड़ी होती है। एक कोमा में पड़ी जेनिफर और दूसरी ननैली की बेजान लाश। और इन सब के बीच असली कातिल खुलेआम आजाद घूम रहा होता है। यह हार और ननैली की मौत बीचम को भीतर से झकझोर देती है। उसे एहसास होता है कि अपने घमंड और आत्मविश्वास में उसने इस केस को कितनी हल्के में लिया था। अब वो पुराना विली बीचम नहीं रहा। वह वकील जो सिर्फ कैरियर और पैसों के पीछे भागता था, मानो मर चुका था। उसकी जगह अब एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए था। वह तय कर लेता है कि वह इस मामले को यूं ही खत्म नहीं होने देगा। भले ही कानून की नज़र में क्रॉफर्ड बेगुनाह हो, लेकिन बीचम जानता था कि सच्चाई क्या है। और अब वह इस परफेक्ट क्राइम में एक फ्रैक्चर, एक छोटी सी दरार ढूंढने निकल पड़ता है। अब टेड क्रॉफर्ड के केस को अपना जुनून बना लेता है। वह डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के दफ्तर में ही रुक जाता है और दिन रात उसी एक छोटी सी कमजोरी ढूंढने में लग जाता है जिसका जिक्र क्रॉफर्ड ने अदालत में किया था। वह केस फाइलों को बार बार पढ़ता है, क्राइम सीन के तस्वीरों को घंटों घूरता रहता है, लेकिन उसे कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता। क्रॉफर्ड की योजना इतनी परफेक्ट थी कि मानो उसने पीछे कोई निशान छोड़ा ही नहीं था। फिर एक दिन अचानक एक अजीब सी घटना घटती है। बीचम और उसके बॉस के मोबाइल फोन आपस में बदल जाते हैं। जब बीचम अनजाने में अपने बॉस का फोन उठा लेता है, उसी पल उसके दिमाग में एक विचार कौंधता है। एक ऐसी बात जो इतनी साधारण थी कि अब तक किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसे याद आता है कि टेड क्रॉफर्ड और डिटेक्टिव ननैली दोनों एक ही मॉडल की पिस्तौल इस्तेमाल करते थे, एक .5 कैलिबर ग्लास पिस्टल। यह एक छोटा सा संयोग लग सकता था, लेकिन बीचम का दिमाग अब तेजी से दौड़ने लगता है। क्या हो अगर यह सिर्फ संयोग ना हो। वह ननैली के सामान की जांच करता है जो उसकी मौत के बाद पुलिस के पास जमा था, और वही उसे एक होटल की रसीद मिलती है, उसी होटल की जहां ननैली और जेनिफर अक्सर मिला करते थे। बीचम तुरंत उस होटल पहुंचता है, वहां की सीसीटीवी फुटेज खंगालता है, और जो वह देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि उसी दिन, उसी समय जब ननैली और जेनिफर होटल में मौजूद थे,
टेड क्रॉफर्ड भी होटल में दाखिल हुआ था। अब पहेली के टुकड़े धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। बीचम समझ जाता है कि क्रॉफर्ड को अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में सब कुछ पता था, यहाँ तक कि उनके मिलने की जगह दी। लेकिन एक सवाल अब भी जस का तस था। अगर क्रॉफर्ड वहां गया था तो उसने होटल में क्या किया? और तभी विली बीचम का दिमाग पूरी तरह रोशन हो जाता है। उसे अचानक टेड क्रॉफर्ड की पूरी योजना समझ में आ जाती है। एक ऐसी योजना जो जितनी शानदार थी उतना ही दिल दहला देने वाली भी। अब वह सच्चाई सामने आने लगती है। अब असली कहानी समझ में आती है। क्रॉफर्ड को पहले ही पता था कि उसकी पत्नी जेनिफर का अफेयर डिटेक्टिव ननेली के साथ चल रहा है। उसे यह भी मालूम था कि ननेली और वह खुद दोनों एक ही मॉडल की पिस्तौल इस्तेमाल करते हैं। जुर्म वाले दिन क्रॉफर्ड ननेली और जेनिफर के होटल पहुंचने से पहले ही उनके कमरे में घुस जाता है, जहां वो ननेली की पिस्तौल उठा लेता है और उसकी जगह अपनी बिल्कुल वैसे ही पिस्तौल रख देता है। इसका मतलब यह था कि डिटेक्टिव ननेली अनजाने में अब क्रॉफर्ड की पिस्तौल लेकर घूम रहा था। इसके बाद क्रॉफर्ड घर लौट आता है और अपनी पत्नी का इंतजार करने लगता है। जैसे ही जेनिफर घर पहुंचती है, वह उसी पिस्तौल से जो वह होटल से लाया था उस पर गोली चला देता है। गोली चलाने के बाद वह तुरंत पुलिस को फोन करता है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और उनमें ननेली भी शामिल होता है, क्रॉफर्ड जानबूझकर एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जिसमें दोनों को अपनी अपनी पिस्तौल जमीन पर रखनी पड़ती है। जैसे ही ननेली गुस्से और सदमे में जेनिफर की ओर दौड़ता है, क्रॉफर्ड को बस एक पल का मौका मिलता है और उसी एक पल में वह जमीन पर पड़ी दोनों पिस्तौलों को फिर से आपस में बदल देता है। ननेली जोश और भावनाओं में बहकर अपनी ही पिस्तौल समझकर असल कत्ल का हथियार उठा लेता है और उसे अपने हॉल्स्टर में रख लेता है, जबकि पुलिस सबूत के तौर पर वह साफ सुथरी पिस्तौल उठा लेती है जो असल में क्रॉफर्ड की थी और जिससे कभी कोई गोली चली ही नहीं थी। इसका मतलब यह था कि पूरा मुकदमा चलने के दौरान असल कत्ल का हथियार डिटेक्टिव ननेली की कमर पर टंगा हुआ था और किसी को जरा भी भनक नहीं लगी। वह अनजाने में कत्ल का सबसे बड़ा सबूत लेकर घूमता रहा और अंत में उसी पिस्तौल से उसने अपनी जान भी ले ली। यही था क्रॉफर्ड का मास्टर स्ट्रोक, एक ऐसा परफेक्ट प्लान जिसमें कातिल भी सामने था और कत्ल का हथियार भी, लेकिन फिर भी कानून कुछ नहीं कर पाया। और इस योजना को पूरी तरह अचूक बनाने के लिए क्रॉफर्ड अपनी आखिरी चाल चलता है। वह अपनी पत्नी का अपनी उत्तराधिकारी होने का अधिकार इस्तेमाल करता है और अस्पताल पहुंचता है और जेनिफर को लाइफ सपोर्ट से हटवा देता है। जेनिफर की मौत हो जाती है और इसी के साथ क्रॉफर्ड आखिरी गवाह को भी हमेशा के लिए चुप करा देता है। अब विली बीचम के पास पूरी कहानी थी। उसे यह साफ समझ में आ चुका था कि ननेली की लाश के साथ पुलिस को जो पिस्तौल मिली थी वही असली कत्ल का हथियार थी। वह अदालत में आदेश लाता है कि जेनिफर के कोमा में जाने से पहले उसके शरीर में फंसी गोली को निकाला जाए। गोली निकाली जाती है, बैलिस्टिक टेस्ट किया जाता है और नतीजा बिल्कुल वही आता है जिसकी उम्मीद बीचम को थी। गोली डिटेक्टिव ननेली के पिस्तौल से पूरी तरह मेल खा जाती है। पूरे आत्मविश्वास के साथ विल बीचम टेड क्रॉफर्ड से मिलने जाता है। क्रॉफर्ड उसे देखते ही वही पुरानी चालाक मुस्कान चेहरे पर ले आता है। बीचम उसके सामने पूरा सच रख देता है। गन स्वैप, होटल की सीसीटीवी फुटेज और हर एक कड़ी। क्रॉफर्ड यह सब सुनकर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है, तुमने सब कुछ जान लिया, मानना पड़ेगा, तुम्हारी जिद काबिले तारीफ है, लेकिन अब इसका क्या फायदा? अदालत मुझे पहले ही बाइज्जत बरी कर चुकी है और अमेरिका का कानून कहता है कि एक ही अपराध के लिए किसी इंसान पर 2 बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। क्रॉफर्ड अपनी जीत के नशे में डूबा होता है। वह जश्न मनाते हुए यह मानकर कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अनजाने में
अपना जुर्म खुद बीचम के सामने कबूल कर लेता है। लेकिन तभी विली बीचम वह एक लाइन बोलता है जो कॉफरेड की पूरी परफेक्ट योजना में एक फ्रैक्चर डाल देती है। बीचम बेहद शांत स्वर में कहता है, तुम बिल्कुल सही हो, कॉफरेड, डबल जियोपार्डी का नियम है। लेकिन जरा ध्यान से सुनो, पिछला मुकदमा तुम पर अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कत्ल की कोशिश के लिए था, लेकिन उसमें तुम बरी हो गए। लेकिन अब जेनिफर मर चुकी है और उसे लाइफ सपोर्ट से हटाने वाला तुम खुद हो। तो अब यह मामला अटेम्प्ट टू मर्डर का नहीं बल्कि मर्डर यानी कत्ल का है। एक नया अपराध, एक नया आरोप और एक नया मुकदमा। यह सुनते ही कॉफरेड के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। जिस आदमी को लग रहा था कि उसने कानून को हरा दिया है, उसे अब एहसास होता है कि वह खुद ही बिछाए हुए जाल में फंस चुका है। घबरा कर वो कहता है कि उसने तो पहले ही कबूलनामा साइन कर दिया है। उसी पल बीचम के इशारे पर पुलिस कमरे में दाखिल होती है और इस बार टेड कॉफरेड को मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिल्म की आखिरी दृश्य में हमें एक बार फिर उसी अदालत में ले जाते हैं। इस बार टेड कॉफरेड कटघरे में खड़ा है, लेकिन अब वह अकेला नहीं है। उसके साथ देश के नामी गिरामी वकीलों की पूरी फौज खड़ी है, ताकतवर, महंगे और बेहद अनुभवी। और उसके सामने खड़ा है विली बीचम। लेकिन यह वो पुराना घमंडी और जल्दबाज विली बीचम नहीं है। यह एक नया बीचम है जिसे हार ने जिंदगी का सबसे जरूरी सबक सिखा दिया है। अब वह जान चुका है कि जीत से भी ज्यादा अहम चीज होती है न्याय। यह फिल्म हमें सिखाती है कि कोई भी योजना, कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता और कभी-कभी सच और न्याय को ढूंढने का जुनून इतना ताकतवर होता है कि वह सबसे चालाक और शातिर दिमाग को भी आखिरकार घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, इसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।